चलिए, आज मैं आपके साथ बच्चे एक चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूं, और जी चैप्टर का नाम है फाइनल अकाउंट्स। करा हुआ ये पहले? करा सर। कौन सी क्लास में? 11th क्लास में करा हुआ है। वेरी गुड सर। ये दोबारा क्यों करवा रहे? आपको पता है अभी आप फाउंडेशन में भी करोगे, फिर उसके बाद जब आप इंटरमीडिएट में चले जाओगे तो भी करोगे, और फाइनल में जाओगे तो भी करोगे। हाँ। उसका रीज़न ये है कि बच्चे आप लोग अगर अकाउंट से मैं बोलूँ ना, सबसे बड़ा मेन पोर्शन क्या होता है कि भाई वो पीएनएल बनाना और बैलेंस शीट बनाया ना 11th-12th में। लेकिन मेरा ये सब करने से पहले कुछ सवाल है मेरे आपसे। मतलब ज़रूरत क्या है आपको, मतलब ये बताना चाह रहा हूँ कि भाई इतना क्यों इंपॉर्टेंट होता है सर ये चैप्टर? कंपनी की पोजीशन का क्या मतलब होता है? प्रॉफिट और लॉस या बैलेंस शीट? बैलेंस शीट। पोजीशन इज बैलेंस शीट। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे आपको क्या लग रहा है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, चलो मैं स्टार्टिंग से बोलता हूं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, इसके जो मालिक हैं वो कौन है? अंबानी जी। वो प्रॉफिट और लॉस जानना चाहते होंगे, नहीं जानना चाहते होंगे? तो आपको क्या लग रहा है उनको जर्नल एंट्रीज आती हैं समझ? मतलब अगर वो ये चाहते हैं कि भाई मेरा प्रॉफिट कितना है, तो वो कैसे जानेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस से और बैलेंस शीट से बेसिकली। ठीक है, तो क्या एक कंपनी की अपनी ही इंटरनल जरूरत है कि मैं ये प्रॉफिट जानना चाह रहा हूं, मैं काम कर रहा हूं, या नहीं? और बेटा आप ये समझिए, क्योंकि जो बिजनेसमैन है, मैं आपकी शुरुआत से बता रहा हूं, मतलब ये जरूरत है क्या, ताकि आपको समझ आए। मैं कह रहा हूं आउटसाइड वर्ल्ड को तो साइड करूं अभी मैं। अगर मैं एक बिजनेस चला रहा हूं तो मुझे बता दो, मैं ये जानना चाहता हूं कि नहीं जानना चाहता मेरा प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी बात, मैं ये जानना चाहता हूं कि नहीं जानना चाहता कि मेरे एसेट्स कितने और मेरी, समझ रहे हो? तो यहां से जब बिजनेसमैन की जरूरत हुई है ना, वहां पे अकाउंट्स का जन्म हुआ। अकाउंट्स का जन्म पहले नहीं हो गया बिजनेस से। आप मुझे बोलो कि अच्छा चलो मैं बोलता हूँ सर, अकाउंट से पहले एक बात बताओ, जो लोग अकाउंट्स मेंटेन नहीं कर रहे होंगे, जैसे दुकानदार जो है छोटा मोटा, इससे इतने लेने, इससे, वो कैसे लिखता है? इतना पैसा बिक गया, इतना मेरा खर्चा है, प्रॉफिट निकल गया। लेकिन आपको क्या लग रहा है रिलायंस जैसी कंपनी ऐसे कर सकती है? 500 उसके आउटलेट्स होंगे, हेड ऑफिस इतने सारे। हेड ऑफिस तो चलो एक होता है, क्या क्या वो काम कर रहे हैं ये भी नहीं पता होता बेटा। जैसे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड क्या काम करती है? पेट्रोलियम रिफाइनरी। ये बहुत ही हमें एक लिमिटेड बात पता है। आपको बताता हूँ, जब मैं एयरटेल में जॉब कर रहा था ना, एयरटेल क्या काम करती है? टेलीकॉम सेक्टर सिम कार्ड बेचती है। लेकिन जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी मैं कंफ्यूज हो गया था, क्या ये सिर्फ टेलीकॉम बेच रही है, क्या क्या कर रही है भाई? आपने उनकी ऐप देखी होगी, विंक म्यूजिक है, DTH है, इसके जो टावर्स होते हैं उसकी अलग कंपनी है। भाई साहब 124 सब्सिडरी कंपनीज थी एयरटेल की। अगर मैं एयरटेल का बिजनेस समझने बैठूँ ना, तो मेरे को 6 से 8 महीने लग गए, क्यों क्या क्या कर रही है पता ही नहीं लगता था। समझ रहे हो? तो सर फिर आप कैसे काम करते थे? भाई अपना रोल हमें पता होता था, मेरा काम ये है कि मेरे पास ये आएगा, मेरे को ये काम करना है, ये चीज़ है। बट जब आप जितने लोगों से मिलो, ये क्या करता है, वो जो बोलता था समझ नहीं आता। समझ रहे हो? सो बेसिकली जो इतने बड़े लेवल पर होते हैं, क्या वो डायरी में हिसाब रखेंगे? पॉसिबल ही नहीं है। जैसे आप अपने घर का प्रॉफिट और लॉस निकालने के लिए आपको अकाउंट्स की जरूरत है, डायरी पे भी बन जाएगा। सर घर में पेरेंट्स अगर नौकरी कर रहे हैं तो साल में 12 बार सैलरी आनी है और खर्चे करने हैं, प्रॉफिट निकल जाएगा आराम से, डायरी में चल जाएगा। इन कंपनियों का नहीं चल सकता। तो यहाँ से किसका जन्म हुआ जी? पहले तो आप समझना अकाउंट्स का। और फिर अकाउंट्स ने पूरे बिजनेस को समझा और उन्होंने ये बोला कि सीधा पीएनएल नहीं निकलेगा भाई साहब, सबसे पहले क्या डलेगी? जर्नल एंट्री। उसके बाद क्या बनेगा बेटा? लेजर। उसके बाद ट्रेडिंग एंड पीएनएल। यही सीक्वेंस सीखा है ना? ये इसलिए सीखा है क्योंकि जो कंपनी के मालिक है उनको ये चाहिए भाई। मैं अगर आज चाहूं, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक बोले मुझे आज का बताओ, आज क्या सेल हुई, आज के क्या खर्चे हैं, तो वो भी अवेलेबल होता है कंपनी के पास।
आप ये मत सोचना साल के एंड में पता होता है, साल के एंड में तो कहानी खत्म हो जाएगी रिलायंस की, अगर एनालाइज नहीं करा उन्होंने तो। हर हफ्ते क्लोजिंग होती है, हर हफ्ते। क्या वो अगर बोल दे अभी कि मुझे आज का बताओ, मैं बताओ भाई, समझ रहे हो? ये जरूरत तो हो गई इंटरनल की, भाई अकाउंट्स की ये जरूरत पड़ रही है। आपको पता है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के ऊपर एक लॉ लग रहा है, कौन सा लॉ लग रहा है मालूम है? कंपनीज एक्ट लग रहा है, नहीं लग रहा है इनके ऊपर? सुनो भाई, कंपनीज एक्ट क्या होता है? बेटे हम लोग अभी कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों रजिस्टर्ड नहीं है? क्योंकि बेसिकली पार्टनरशिप फर्म है। जिस दिन मैंने सोच लिया ना कि मेरे को इसको कंपनी बनाना है, तो मेरे को कहाँ रजिस्टर कराना पड़ेगा? जैसे आपने सोचा सीए में सीए करनी है आपको, तो हमने कहाँ रजिस्टर करा? आईसीए। सीएमए में तो नहीं कर दिया आपने, और सीएमए का बच्चा आईसीए में रजिस्टर करिए आपने, आप अपने सीएमए इंस्टीट्यूट में करोगे। तो कहने की बात ये, अगर मुझे इंडिया के अंदर बिजनेस चलाना है और कंपनी बना के, तो मुझे कहाँ रजिस्टर होना पड़ता है? कंपनी। और अगर कंपनीज एक्ट में आप रजिस्टर हो गए तो सारे के सारे रूल्स, जो भी लॉ है वो आपके ऊपर लग जाएगा, नहीं लग जाएगा? क्यों? आप अपनी मर्जी से एग्जाम दे सकते हो क्या? मतलब तुम बोलो सर हमारा वैसे तो मई अटेम्प्ट है पर अप्रैल में तैयारी है, अप्रैल में दे देंगे एग्जाम। कैसे? ऐसा तो कभी भी नहीं होता, जून में फिर भी हो जाएगी। हाँ, पहले हो जाएगी तैयारी। बट अगर बाद में हो कुछ भी हो, भाई रूल है ना, इस डेट को करना है तो करना, इस डेट को रिजल्ट है तो है। ऐसी कंपनीज एक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि हर कंपनी को, आपको पता है कंपनी में इन्वेस्ट कौन करता है? इन्वेस्टर। व्हाट डू यू मीन बाय इन्वेस्टर? जो पैसा इन्वेस्ट करता है। व्हाट डू यू मीन बाय जो पैसा इन्वेस्ट करता है? इक्विटी शेयर होल्डर। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर होल्डर वो होता है जिसका प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में हिस्सा, लॉस है तो लॉस में हिस्सा। प्रेफरेंस शेयर नहीं होता, ये हम शेयर कैपिटल में बात कर लेंगे। मेन मालिक कौन होता है जी? इक्विटी शेयर होल्डर। सर ये कंपनी के ही लोग होते हैं क्या इन्वेस्टर? नहीं भाई। मान लो अगर ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है ना, तो आपको मैं रिलायंस का ऐसे भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाऊंगा इस चैप्टर के अंदर, पूरा कैसे बनता है। तो मान लो LIC एक बहुत बड़ा इन्वेस्टर है बेटा। LIC तुम किस चीज़ पे नाम सुनते हो कि लाइफ इंश्योरेंस करता है? उसका ना इतनी कैश रिच कंपनी है, अगर उसका लाइफ इंश्योरेंस डूब भी जाए ना, उसमें बहुत पैसा है, और उसने बहुत पैसा इन कंपनीज में इन्वेस्ट करा हुआ। नॉट जस्ट रिलायंस, हजारों कंपनियों में। और ऐसे छोटा मोटा नहीं, किसी में 500 करोड़, किसी में 200 करोड़, बहुत बड़ी कंपनी है LIC। समझ रहे हो? तो LIC एक इन्वेस्टर है, ठीक है। आपने वो देखा है शार्क टैंक? उसमें वो क्या मांगता है हमेशा? इक्विटी। समझ रहे हो? और जो बंदा पैसे मांगने आता है, मान लो मैं कंपनी में पैसे मांगने आ रहा हूँ, आई एम आंसरेबल टू हिज क्वेश्चंस। बड़ा सिंपल सी बात होगा, तेरी सेल कितनी है? और जैसे ही आप बोल दो ना कि सेल कम है, कह रहा बेकार है भाई तेरा बिजनेस। समझ रहे हो? तो कह रहा है दोगलापन चल रहा है ये। उसी टाइम इन्वेस्टर क्या बोल देता है? नहीं दे रहा मैं तो बजा पैसे। तो अगर मेरे को उसका पैसा आ भी रखा है ना, मेरे ऊपर प्रेशर है। अगर मैंने परफॉर्म नहीं करा, कंपनी ने वो पैसा निकाल लेगा अपना, बेच देगा मार्केट में। किसी मार्केट में न्यूज़ फैल जाएगी LIC ने शेयर निकाल लिए, इससे पैनिक क्रिएट हो जाएगा, सारे लोग मेरा शेयर बेच देंगे, रिलायंस का शेयर प्राइस गिर जाएगा। आप ये मत सोचिए आपका पैसा आने के बाद जिंदगी आराम है, इक्विटी का प्रेशर होता। समझ रहे हो? अच्छा सर ये सारी बातें कैसे रिलेट हो रही है मैं बता रहा हूँ आपको। अब आप मुझे बताइए, आप कंपनी है, कंपनी क्या प्रोजेक्ट करना चाहेगी इन्वेस्टर को? आपको क्या लग रहा है? वो जो शार्क टैंक में जो लोग आते हैं, जो बताते हैं मेरा ये बिजनेस मॉडल है, वो अपने रेवेन्यू को ज्यादा दिखाते होंगे, कम दिखाते होंगे? क्योंकि वो ज्यादा दिखाएंगे, उनकी वैल्यूएशन ज्यादा होगी, तो परसेंटेज उसको वो ज्यादा पैसा मिलेगा, इतनी इक्विटी। यही तो रियलिटी है। ये जो कंपनी है ये क्या दिखाती है कि मेरे प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ज्यादा है जी, मेरी जो बैलेंस शीट है वो बहुत अच्छी है, एसेट ही एसेट है। अच्छा, इसी बात से एक बात स्टार्ट हो गई कि कंपनीज एक्ट में ये बोला जाता है कि कंपनी बुक्स किसको बनानी है? ये जो जर्नल एंट्री कौन करेगा? इन्वेस्टर करेगा तुम्हारे घर आकर? नहीं। कौन करेगा? तो बेसिकली सबसे पहला रूल
you have to prepare the books of accounts. ये जिम्मेवारी है, इस वजह से कंपनी आपको हायर करती है. आपकी नौकरी अगर कंपनी में लग रही है तो इसलिए लग रही है क्योंकि अगर मान लो मैं कंपनी का डायरेक्टर हूँ, कंपनी मुझे 3 करोड़ रुपए दे रही है, तो क्या मुझे लॉ नहीं पता होना चाहिए इंडिया का? मेरे अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि मैं पूरे बिजनेस की अकाउंटिंग कैसे करूंगा? मैं खुद कर लूंगा? नहीं, आई विल हायर स्टाफ, 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग. और होता क्या है, आप एडू जंक्शन को देखिए. अभी जब हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो मैं और दुष्यंत सर थे. जैसे जैसे राइज हो रहे एम्प्लॉयज बढ़ते जा रहे हैं, ऐसी कोई भी कंपनी होती है छोटे लेवल पे, अभी 2 अकाउंटेंट रखेंगे, 4 रखेंगे, 5 रखेंगे, 10 रखेंगे, 500 रखते हैं. आपका जब बिजनेस ग्रो होता जाएगा अपने आप स्ट्रीमलाइन होता जाता है. समझ रहे हो? पर अकाउंटिंग करने की जिम्मेवारी किसकी? कंपनी. ठीक है साहब, कंपनी को समझ आ गया, यानी कि मुझे अपने कंपनी के अंदर ही अकाउंटेंट बिठाना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर लगाना पड़ेगा, जो जो ट्रांजैक्शन हो रही है उसकी एंट्री डालनी पड़ेगी, और किसी की जिम्मेवारी नहीं है. ठीक है, तो आपने बेसिकली क्या करा, कंपनी के अंदर प्रोसेस चल रहा है बेटा, ये जर्नल एंट्री, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल, और जो कंपनी का. ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब आप मुझे बताइए, मालिक कौन? इक्विटी शेयर होल्डर. तो ये जो जिसने बनाया, इसमें से कोई भी मालिक है? कौन बनाता है? एम्प्लॉइज. लेकिन कोई तो होगा जो साइन करता होगा, अकाउंटेंट. कल को मतलब तुम जाओगे तो बैलेंस शीट पे अकाउंटेंट नहीं. देखो मैं तुम्हें बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, जब तुम जिंदगी में ज्वाइन करोगे ना, तुम ना असिस्टेंट मैनेजर ज्वाइन करोगे. ठीक है जी. और अभी आपके पास इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा, आप कहाँ से साइन, इतनी बड़ी कंपनी में ज्वाइन करोगे तो तुम कहाँ से, तुम्हें पता लगेगा? अभी कुछ नहीं पता लगेगा. असिस्टेंट मैनेजर के बाद तुम बनोगे मैनेजर, मैनेजर के बाद सीनियर मैनेजर, सीनियर मैनेजर के बाद असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट. पोस्ट अलग भी हो सकती है. ठीक है, उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट, उसके बाद हो सकता है एसोसिएट डायरेक्टर, डायरेक्टर से थोड़ा छोटा होता है. उसके बाद आप बन जाओगे डायरेक्टर. मैं बात कर रहा हूं, ऐसे डायरेक्टर बहुत होते हैं, 25-30 होता है कंपनी में. मैं कौन से डायरेक्टर की बात कर रहा हूँ? फाइनेंस की. फाइनेंस बोले तो अकाउंट्स का डायरेक्टर, जो अपनी जिंदगी में 20 साल बिताकर यहां पहुंचा है और अब उसके पास एक्सपीरियंस है. समझ रहे हो? तो बेसिकली जब तुम डायरेक्टर फाइनेंस बनोगे ना, तो तुम्हारे को कितने का पैकेज मिल रहा होगा? 2 से 3 करोड़ का. और 2 से 3 करोड़ का पैकेज तो मिल रहा है तुम्हें, पर ये जो रिलायंस की जो ट्रेडिंग पीएनएल और बैलेंस शीट बनेगी ना, इसमें साइन होगा तुम्हारा. कंपनी ने डायरेक्टर को ऑथराइज करा हुआ है, यू हैव टू प्रिपेयर बुक्स. तेरे को जितने एम्प्लॉय रखने रख, स्ट्रक्चर बना, सॉफ्टवेयर खरीद, कौन क्या करेगा, अपने अंडर रिपोर्टिंग वाले रखो, उसके नीचे रखो. सारा काम आप थोड़ा ना कर सकते हो, सुपरमैन थोड़ा ना भाई साहब. समझ रहे हो? शार्क टैंक में वो क्या कर रहे हैं? वो हर काम खुद करते होंगे, आपको क्या लग रहा है? अश्नीर, आप उधर जितने भी हैं, आप उनको अकाउंटिंग समझ आएगी? नहीं, उनको क्या समझ आती है? पीएनएल और बैलेंस शीट उनको समझ आती है, क्योंकि वो अपनी कंपनी के मालिक है, लेंस कार्ड के मालिक है. पीएनएल, वो इतने स्मार्ट होते हैं वो कि वो 10 मिनट में प्रॉब्लम पकड़ लेंगे. छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं, सर प्रोविजन 5% था, 7% बना दे. ये सब बातें नहीं चल रही होती उनकी लाइफ में. सर बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही. समझ रहे हो? ये प्रॉब्लम नहीं होती उनको. बिजनेस उनको देख के, पीएनएल देख के वो मोटा मोटी जज कर लेते हैं. समझ रहे हो? सो बेसिकली आप ये समझिए, व्हेन यू ज्वाइन, आपकी जरूरत क्यों है? क्योंकि जो डायरेक्टर है ना, ही नीड्स अ टीम ऑफ 200 पीपल. क्यों भाई? एक बैलेंस शीट में 1000 कंपोनेंट होते हैं. कोई बंदा सिर्फ सेल्स देख रहा होता है, सेल्स के अंदर 20 लोग लगे होते हैं. इनवॉइस कौन इशू करेगा, उसके ऊपर जीएसटी का क्या चलना है, ऐसे टीम होती है. सेल्स की अलग टीम होती है, एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की अलग टीम होती है, इनकम, बैड डेट्स, ऐसे अलग अलग लोग होते हैं. अगर मैं आपको बताऊं, मैं एयरटेल में क्या कर रहा था, एयरटेल के अंदर मैं एक एंट्री डालता था बेटा, टैक्स एक्सपेंस टू टैक्स लायबिलिटी.
ये एक एंट्री डालने के मेरे को सैलरी पे पैसे मिलते हैं। कितना आसान है ना। लेकिन ये जो एक्स लिखा है ना मैंने, ये अमाउंट कैसे निकलेगा? अकाउंटिंग तो हो जाती है यार एक पॉइंट के बाद, मतलब समझ रहे हो, इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में मेरा मेजरली अकाउंटिंग में नहीं था, मैं मेजरली क्या था, मैं टैक्स के अंदर था। बट अगर टैक्स कैलकुलेट मैं कर रहा हूँ तो टैक्स की एंट्री भी मैं ही डालूंगा, कोई और क्यों डालेगा? जिम्मेवारी उस पर आ जाएगी। समझ रहे हो? सो बेसिकली मेरे को टैक्स का अमाउंट निकालना होता था, क्योंकि आपको पता है जैसे कोई भी कमाता है तो उसके ऊपर टैक्स लगता है। यस, जैसे आपके ऊपर टैक्स है। आप में से किसी बच्चे ने, अभी जब से तुम पैदा हुए हो, तो क्या आपने सरकार को कोई भी टैक्स दिया है? कौन सा? एग्जैक्टली, गुड भाई। पिज्ज़ा बर्गर खाते टाइम तो दे ही रहे हो ना, पर डायरेक्ट, हाँ डायरेक्ट नहीं दिया। डायरेक्ट क्या होता है, आप जितना कमाओगे इतना टैक्स। तो मेरा काम क्या था, एयरटेल जो कमाती थी उस पर टैक्स कैलकुलेट करना पड़ता था। मुद्दे की बात ये है जी, कंपनी को समझ आ गया, ठीक है भाई हायर करना है ना, कर देंगे, बना दिया ये। आप मुझे बता दीजिए, आप इन्वेस्टर हो, मैं आपको अभी बैलेंस शीट दिखा देता हूँ एडू जंक्शन की, P&L दिखा देता हूँ, भरोसा कर लोगे उस पर? वेरी सैड, मेरे पे भरोसा नहीं है आपको? हाँ, तेरे तो पहले दिन ही भरोसा नहीं हो रहा यार। पहले दिन तो कर ले यार भरोसा, ठीक है। सो बेसिकली अगर आप सारे इन्वेस्टर हो एडू जंक्शन में और मैं आपको प्रॉफिट और लॉस दिखाऊं, मैं कंपनी हूं, मैंने डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने प्रेजेंट करा, आप सारे शेयर होल्डर्स हो, मीटिंग चल रही है यहाँ पे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, मैं आपको P&L दिखा देता हूँ और उसमें दिखा देता हूँ बहुत प्रॉफिट है भाई, भर भर के प्रॉफिट्स है। मुझे बताइए आप मान जाओगे क्या? फिर कैसे मानोगे? घर पे आ जाओगे? हाँ, फिर कैसे? आप समझ रहे हो? आपको पता है कि मेरा वेस्टेड इंटरेस्ट क्या होगा कि मैं अपने आप को अच्छा ही दिखाऊं। कोई ऐसे बोलता है बेटा, मैं मान लो तुम पहली बार डेमो आए हो, आई एम सौरभ चौधरी, आई एम चार्टर्ड अकाउंटेंट, मैं बहुत ही खराब पढ़ाता हूँ, कोई ऐसे बोलता है? शर्मा जी तेज है बड़े, दुष्यंत शर्मा जैसा लग रहा था मुझे। ठीक है, तो बेसिकली कोई भी इंसान, अब अगर मैं आपसे पूछूं आप कैसे बच्चे हो, कैसा है भाई तू, अच्छा है कि बुरा है? हाँ समझ गया ना। ठीक है, अपनी तारीफ हर कोई करेगा। तो भाई साहब इन्वेस्टर को पता है, वो तो कंपनी तो दिखाएगी प्रॉफिट है। तो आप जो, पहली बात हो गई आपने प्रिपेयर कर लिया, दूसरी बात क्या है, आपको प्रेजेंट करना है। प्रेजेंट मतलब उनको गिफ्ट नहीं देना, दिखाना है। प्रेजेंट क्या करना है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भैया ये तुमने अभी बनाए हैं, इसको क्या बोला जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है बता दूंगा, अभी मोटा मोटी समझना है। ये दोनों मिलाकर, इसमें और भी चीजें आती हैं, इसको मैं क्या बोलता हूं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं जाएगी रे, आपको इसको क्या कराना पड़ेगा, ऑडिट कराना। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखो, पहले बन गई, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने साइन कर दिया, BOD ने साइन कर दिया कि हमने बना लिया जी। अब उसके बाद ये इन्वेस्टर के पास नहीं जाती, ये जाती है ऑडिटर के पास। और कंपनी के ऑडिट्स कौन करते हैं जी, प्रैक्टिसिंग CA, स्टैट्यूटरी। सर अगर ये कॉस्ट के रिकॉर्ड्स होते तो CM में करते हैं, आपको पता होना चाहिए आपका क्या स्कोप है। जैसे अगर कोई भी फैक्ट्री के अंदर, अगर यही कंपनी, एक फैक्ट्री भी है ना, मतलब ये नेस्ले कंपनी या कुछ है, तो इनके जो कॉस्ट के डेटा होता है वो इंडिया में किसके पास पावर है, CM के पास। और जो बुक्स बनेंगी उसकी ऑडिट कौन करेगा जी, CA करेगा। तो अगला स्कोप आपका जिंदगी में ये होता है, और इसको बोला जाता है, ये कंपनी जो प्रिपेयरर होते हैं इसको बोला जाता है इंडस्ट्री हुज मेकिंग। और जो चेक कर रहा है उसको बोला जाता है कंसल्टिंग। आपको गोइंग फॉरवर्ड ना ये वर्ड्स मतलब ऐसी जनरल डे टू डे में सुनाई देंगे कि आप नौकरी इंडस्ट्री में भी कर सकते हो या फिर कंसल्टिंग। ऑडिटर होता है जी, ऑडिटर आता है ऑफिस के अंदर, आता है एक एक चीज चेक करता है, समझ रहे हो। और जब ऑडिटर चेक कर लेगा, कुछ रिपोर्ट बनाएगा, ये सारी तो और डिटेल्ड बातें हैं। फाइनली ऑडिट होने के बाद इनको क्या प्रेजेंट करा जाएगा, ऑडिटेड फाइनेंशियल।
और ये सारी बातें कहाँ लिखी हुई हैं? अगर मैं कंपनी हूं तो मुझे ये करना है, अगर मैंने नहीं करा तो मेरे ऊपर फाइन हो जाएगा, जेल हो जाएगी, पेनल्टी हो जाएगी। इफ आई एम रनिंग माई बिजनेस एज अ कंपनी, आई हैव टू प्रिपेयर बुक्स, आई हैव टू गेट देम ऑडिटेड एंड देन आई हैव टू प्रेजेंट टू द इन्वेस्टर। आप मुझे बताइए हमने कंपनी क्यों रजिस्टर नहीं करी है? ये झमेले में कौन पड़ेगा भाई? हालांकि इन्वेस्टर तो हम खुद ही हैं अभी 50-50%, लेकिन मेरे को एक ऑडिटर रखना पड़ेगा। सर खुद ही ऑडिट कर देना, इंडिपेंडेंट होना चाहिए। समझ रहे हो? ऐसा होता है चलो बेटे टेस्ट करो और फिर बोलो चलो बेटे चेक करो, फिर तो फुल दे दोगे, दे दोगे ना? हाँ क्या आइडिया? अच्छा सर ठीक है। तो ये ऑडिटर जो है ना, ये क्या है बेटा? इंडिपेंडेंट ऑडिटर। तो जैसे आपको एक सिंपल सी बात बताऊं, अगर जैसे हम लोग की जब सी हो गई तो पहले नौकरी में गए, जॉब में, क्या जो जॉब वाले वो ऑडिट कर सकते हैं? नहीं कर सकता। तो हमने जॉब छोड़ी तो हमारे पास ऑप्शन था या तो अपना ऑफिस खोल के ऑडिट करें या फिर पढ़ाने के उसमें। तो जो आपका इंटरेस्ट होता है, आप जब कल को सीए सीएम बन जाओगे तो जरूरी नहीं होता आप नौकरी करो, आप चाहे जॉब करो, आप चाहे अपनी प्रैक्टिस खोलो, आप चाहे टीचिंग में आओ, टीचिंग में तो आ जाना, काल का जी मत खोल देना बस, ठीक है? चाहे गोलगप्पे की दुकान खोलो, लिकर शॉप खोलो, जो करना करो। लिकर में हाँ कर रहा तू समझ रहे हो? और आपको एक चीज बता दूं, मतलब ये सिर्फ एडिशनल बातें मैं इसलिए कर रहा हूं, आपको ना क्लैरिटी होनी चाहिए लाइफ में। तुम्हारा जो दिमाग जो डेवलप होने वाला है ना, तुम्हारे को जो ओवर पावर करेंगे ना अगले 4 साल, उनमें तुमसे बहुत कम दिमाग होगा पर तुम उनसे इन्फ्लुएंस हो रहे होगे। जैसे अभी ना तुम छोटे हो, इसका मतलब ये नहीं तुम सबको बोल दो मेरे में दिमाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं तुम्हें अपनी भी जर्नी का एक एक्सपीरियंस दे रहा हूँ। आपको ना पता नहीं लगता, जब आप छोटे बच्चे होते हो ना, आपको नहीं पता होता क्या सही है क्या गलत है, ठीक है? जिस स्टेज में तुम थे उस स्टेज में हम भी रहे हैं, हमें भी नहीं पता था। जैसे कोई बोल रहा है तुमसे तो हो ही नहीं सकती सीए, तुमसे तो सीएम में नहीं हो सकती, बनने के बाद जॉब ही सही है, ये सब गलत बातें हैं। लेकिन अगर तुम पूरा दम लगाओगे तो ही उनको गलत प्रूव कर पाओगे। हाफ हार्टेडली सिर्फ ऐसे नहीं मोटिवेशनल लेक्चर या मोटिवेट स्टेटस डाल दिया बस, है ना, जस्ट डू इट नेवर क्विट, लेकिन घर में सो रहा है आराम से। समझ रहे हो? इतना ध्यान रखना, ये डिग्री तुम्हें इतनी पावर दे देगी, तुमको नौकरी नहीं करनी तो मत करो भाई, जो ट्राई करना है करो। और जो का मतलब ये है अपना इंटरेस्ट अगर तुमने जनरेट कर लिया तो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ऐसा नहीं, उनको नौकरी अच्छी लगती है, बहुत बढ़िया कर रहे हो नौकरी में, समझ रहे हो? 38-40 ईयर्स की जॉब, अगर ईयर में अगर आप जॉब करो 2-2.5 करोड़ कमा रहे हो, इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं है भाई। समझ रहे हो? तो मैं ये नहीं कह रहा नौकरी खराब है, आपके लिए क्या सही है ना, ये चीज़ के लिए फाइट आती है भाई जिंदगी में, समझ रहे हो? तो वो वाली चीज़ है। तो आपको दुनिया भर के ज्ञान तो बहुत लोग सुनाएंगे, और मैं ज्ञान में ये भी बोल रहा हूँ, आपके रिलेटिव्स हो गए, पेरेंट्स हो गए। पेरेंट्स ऐसा नहीं है कि वो आपको मिसगाइड करना चाहते, वो चाहते तुम सेफ रहो, ऐसा ही होता है ना। तो वो जो सेफ अप्रोच है ना, वो उनकी हमेशा आपके पेरेंट्स की आपके टुवर्ड्स क्या रहेगी कि मेरा बच्चा चाहे कम कमा ले, हमें नीचे करोड़ों लाख रुपए कमा ले, खुश रहे, लेकिन आप ना उस लाख में खुशी नहीं रहोगे अगर आप चाहते हो वो चीज़। तो समझ रहे हो? कोई भी नहीं समझ सकता आपके सिचुएशन, कोई भी नहीं समझ सकता जब तक आप खुद नहीं करोगे उसे। तुमको खुद मज़ा आना चाहिए। अगर आज मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जब मैं जॉब में जाता था मेरे को नहीं मज़ा आता था, समझ रहे हो? अगर मेरे को टीचिंग में नहीं आ रहा होता ना, छोड़ देता हूँ इसको, क्योंकि मुझे इतना पता है कि मैंने जिस चीज़ पे मेहनत करी, अगर मैंने अचीव करी तो मेरे को मैं वो जगह ढूंढता जहाँ मैं मेहनत करना चाहता हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, और ये एक्सपीरियंस से आती है। ये कोई ऐसा कोई, मैं तो मैं ये नहीं बोल रहा कि मैंने सुना हुआ और वो करा, ये जो 8-10 साल में जो सीखा है ना, हम भी कन्फ्यूज रहे हैं, हर जगह का प्रेशर होता है, तो नौकरी करिए, एक जब फ्रस्ट्रेशन लेवल पूरा आ जाता है कि भाई अब जो होगा देखा जाएगा, छोड़ दो भाई नौकरी, वो आई है, उसके बाद लकीली सब सही चला है, तब जाके बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? और ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए नौकरी खराब हो सकता है आपके लिए बहुत सही हो नौकरी, हो सकता है आपके लिए नौकरी सही ना हो, पर वो ना स्टेप ले लेना, समझ रहे हो? वो चीज़ है, वो गाइडेंस ना कहीं मिलती नहीं है, तो वो चीज़ बता रहा हूँ।
चलिए, एनीवे, सो बेसिकली सर हम लोगों की जरूरत ये पड़ रही है कि कंपनीज एक्ट कहता है कि भाई साहब आपको पहले बनाना है, उसके बाद आपको ऑडिट करना है। बेटे ऑडिट तुम जब और बड़े हो जाओगे ना, इंटरमीडिएट में पढ़ोगे ऑडिट कैसे करा जाता है। अभी तुमको क्या सिखाया जाता है, बनता कैसे, क्योंकि जिसको बनाना आ गया उसको समझ आ जाता है कि उसको ऑडिट भी कैसे करें। समझ रहे हो? तो आइए आप मुझे बताइए, मैं स्कूल की बात करता हूँ, अब हम कंटेंट पर्पस पर आता हूँ मैं। चलो पहले एक चीज लिख देते हैं बच्चे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आ जाता है बच्चे? ट्रायल बैलेंस नहीं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं आता। ट्रेडिंग एंड पीएनएल और गुड, और कुछ आता है एक ना, नोट्स टू अकाउंट सुना है कुछ? नोट्स टू अकाउंट्स होता है यार, देखो तुम कितनी बड़ी कंपनी की पीएनएल बैलेंस शीट देखो ना, एक पेज का होगा, समझ आएगा तुम्हें। अभी एयरटेल का दिखा देता हूँ तुमको, वो सेल दिखा रहा है, कहाँ हुई है सेल, कितनी सेल नॉर्थ में हुई है, कितनी साउथ में। एक इन्वेस्टर क्या सिर्फ सेल देखता है? कौन से रीजन में अच्छा कर रहे हो, कौन से ब्रांच में अच्छा कर रहे हो, कौन से ब्रांच में अच्छा नहीं कर रहे, नहीं कर रहे तो बंद करो, ऐसे सवाल होते हैं भाई साहब। समझ रहे हो? कौन सी चीज़ बिक रही है, पोस्टपेड ज़्यादा बिक रहा है, प्रीपेड बिक रहा है? समझ रहे हो? प्रीपेड का कहाँ पे ज़्यादा है, पोस्टपेड है, बहुत बाइफर्केशन होती है। ये सारी डिटेल इन्वेस्टर को चाहिए होती, तो वो कहाँ निकलती है सारी बातें? नोट्स टू अकाउंट। ये तो एक पेज का होता है जी, ये भी एक पेज का होता है। लैंड एंड बिल्डिंग, कितनी लैंड एंड बिल्डिंग है ये वहीं पे लिख दूँ बैलेंस शीट के अंदर। 500 लैंड एंड बिल्डिंग है एयरटेल के नाम पे, तो लिस्ट लिख दूँ, लैंड है कालका जी में है, ये करोल बाग में है, ये सीपी में है, ये ऐसे इन्वेस्टर पेज ही पढ़ता जा रहा है बैलेंस शीट का। 500 पेज, 500 तक कितनी है बिल्डिंग आ रही है। फिर शू हुआ फर्नीचर, 250 एसी, 500 फ्रिज, ऐसा थोड़ा होता था। लैंड एंड बिल्डिंग टोटल भाई डिटेल देखनी है, नोट्स टू अकाउंट देख, समझ रहे हो? तो नोट्स टू अकाउंट 200 पेज का होता है, 200-250 पेज का। ठीक है, एक आपने और भी चीज पढ़ी है, कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। AS3 के अंदर आपका क्या बनता है जी? कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये भी आपका फाइनेंशियल स्टेटमेंट का पार्ट होता है। आजकल एक चीज और ऐड हो गई है, हाँ 12th में करा था ना कैश फ्लो, समझ नहीं आया था जब वो 11वीं भी समझ नहीं आई तो 12वीं भी नहीं आई, अभी तो आ रहा है ना भाई समझ, अब समझ लियो। समझना पड़ेगा, ये वाले ऑनलाइन नहीं होंगे अब, 12th भी ऑनलाइन नहीं होगी सर। ठीक है। और एक और होता है बच्चे कुछ, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी। ओपनिंग इक्विटी शेयर कितने थे, ड्यूरिंग द ईयर इशू कितने करे, वापस कितने ले लिए, क्लोजिंग कितना है। तो अगर कोई आपको बोले ना आज के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में 5 चीजें आती हैं। समझ रहे हो? मान लो बैंक तुमको मेल कर रहा है, सेंड अस दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप एक कंपनी में हो और आपको लोन चाहिए, बैंक ने बोला लोन मिल जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजो, तो आप क्या ट्रेडिंग पे बैलेंस शीट भेजोगे? बोले पता नहीं कैसी कंपनी है, कैसे एम्प्लॉई है, मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही नहीं पता क्या है। ये 500 चीज़ें भेजनी होती, बताइए क्लियर है? सर ये इतनी लंबी लंबी बड़ी बड़ी बातें क्यों हो रही है? सर हमने बनाना क्या है? बेटे तुमने तो सिर्फ ये बनाना है, बेटा तुम्हारी ज़िंदगी सेट है बस। यानी कि तुमने जो बनाना है वो ये ट्रेडिंग पीएनएल, लेकिन जब तक आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आएगा ना कि ट्रेडिंग पीएनएल पे पहुंच कैसे रही है, ट्रेडिंग पीएनएल पे डायरेक्ट पहुंच रही है, मतलब कंपनी के अंदर एक पेज पड़ा हुआ है और सीधा ट्रेडिंग पीएनएल बन रहा है, ऐसा है क्या? फिर पहले जर्नल एंट्री डल रही है भाई। कोई भी चीज़ सबसे पहला रूल, दिमाग तुम्हारा जो शुरू होगा वो प्रोसेस यहीं से शुरू करूँगा मैं तुमको। जैसे स्कूल में होता है ना, ट्रायल दिया हुआ है, नीचे वाला डाल दो, ऐसे नहीं बताऊंगा मैं। ट्रायल कैसे बना है पहले आपको वो समझना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या होता है बेटा, जर्नल एंट्री डलेगी, उसके बाद क्या बनेगा, उसके बाद और अगर आपको ये प्रोसेस समझ नहीं आ रहा तो अकाउंट्स में आप कर लोगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक पॉइंट आएगा तुम्हें सीखना पड़ेगा वो,
और वो अभी राइट टाइम है। अभी अगर तुमने ये चीज़ सीख ली तो तुम्हारी अकाउंट स्ट्रॉन्गेस्ट हो जाएगी। बहुत ही क्रिटिकल 5-6 क्लासें होंगी जिसमें आपको मौका मिल रहा है। जैसे मेरे को भी कोई जल्दी नहीं है, अभी 5-6 की जगह 9 क्लासें लग गई, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, हो जाएगा आराम से। पर ये अभी मौका है कि तुम अपने सवाल, तुम्हारे को अकाउंट्स नहीं भी आती ना तो भी तुम्हें अभी मौका है समझने, समझ रहे हो। जैसे कि एक में तुम्हें स्कूल में क्या करते थे तो मैं बताता हूं आपको, जो है ना क्वेश्चन दिया होता था, क्वेश्चन के अंदर एक तो दिया होता था ट्रायल बैलेंस और दूसरा क्या दिया होता था बच्चे, एडजस्टमेंट्स। याद आ रहा है कुछ? पहले ट्रायल दिया होता था, वो ट्रायल कैसे बना है हमें नहीं पता अभी, लेकिन दिया होता था। और नीचे दी होती थी एडजस्टमेंट। सबसे कॉमन एडजस्टमेंट कौन सी होती थी? क्लोजिंग स्टॉक, डेप्रिसिएशन, ऐसे। तो ट्रायल को आप कितनी बार डालते थे स्कूल में सिखा होगा? कुछ याद है? नहीं, आई मीन ट्रायल के अंदर कुछ दिया हुआ है तो उसको कहाँ डालोगे? जैसे सेल्स दे रखा है, ट्रेडिंग, परचेज दे रखा है, रेंट, रेंट आउटस्टैंडिंग, कलर। मुझे पता था आपका ये आंसर आएगा, रेंट आउट, क्योंकि ये बेस आपका इतना बेस नहीं है। ये मैं आपको ये बता रहा हूँ, जो आप सीख कर आए हो, जो भी चीज़ ट्रायल के अंदर दी होती है ना, वो आप सीख कर आयोगे कि वो ना एक बार डलेगी। तो आपने जब 2 बोले ना, आपने क्या बोला? रेंट आउटस्टैंडिंग में, क्योंकि मैं बताता हूँ क्यों बोला आपने। आपने हमेशा P&L के अंदर वो ऐड करा आउटस्टैंडिंग और उधर बैलेंस शीट में भी डाला है। पर मेरा एक सवाल है, क्या वो ट्रायल में दिया होता था? समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? किधर दिया होता था वो? सर ये क्या लॉजिक हुआ? पर एडजस्टमेंट बेटे, एडजस्ट, अच्छा चलो कहीं और पहुंच गया हूँ मैं। अगर ट्रायल में दिया होगा तो रेंट आउटस्टैंडिंग एक बार जाएगा। क्यों एक बार जाएगा उसका रीज़न बता दूंगा। पर अगर वो एडजस्टमेंट में दिया होता था तो आप स्कूल में क्या सीख कर आए हो कि उसको कितनी बार डालना है? उसका रीज़न बता देता हूँ आपको। एडजस्टमेंट वो चीज़ें होती थी जिसमें जर्नल एंट्री पास ही नहीं हो रखी। एडजस्टमेंट क्या होता था? जो अकाउंटेंट भूल गया, जैसे डेप्रिसिएशन दी है तो वो डेप्रिसिएशन भूल गया, तो भाई अगर भूल गया है तो मैं कहाँ से शुरू करूँगा? एंट्री डाल। एंट्री डालेगा तो एक चीज़ डेबिट होगी, एक चीज़ क्रेडिट होगी। क्या 2 इफेक्ट नहीं आ रहे? लेकिन जो चीज़ ट्रायल में होती थी उसकी एंट्री ऑलरेडी डली होती थी, तो उसका तो सिर्फ बैलेंस ट्रांसफर। समझ रहे हो? सो वी हैव टू रिलेट दैट। समझ रहे हो? तो बेसिकली हमने स्कूल में क्या करा हुआ बेटा कि क्वेश्चन दिया होगा, अगर ट्रायल में होगा तो एक बार, एडजस्टमेंट में होगा तो 2 बार। बताइए यहाँ तक क्लियर है? तो इसका कुछ वो नहीं है, सिर्फ मैं बता रहा था एग्जाम में। अच्छा सर ये कितने मार्क्स का आता है सर? ये आपका 10 से 16 नंबर का आएगा बच्चा। इस बार भी आया था। और फाइनल अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा टेंशन किस चीज़ की होती है? बैलेंस शीट मैच होने की। मैच हो जाती थी स्कूल में? नहीं होती थी? क्या बनाई नहीं? घर मैच ही ना हो, इससे बनाओ ही ना। और अगर डिफरेंस आता था तो फिर भी मैच करके आ जाते थे, इस उम्मीद में कि टीचर हो सकता है चेक ना करे। समझ रहे हो? बट आपको क्या लग रहा है रियल लाइफ में क्या कंपनीज में प्रॉब्लम चल रही होगी? आप एयरटेल के अंदर गए, एयरटेल में एक मीटिंग हो रही है, आपने सुना कि वो क्या बातें कर रहे हैं, कह रहे हैं बैलेंस शीट नहीं मैच हो रही यार हमारी। हाँ, ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है, एयरटेल की बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही। ऐसा होता होगा क्या? रीज़न क्यों नहीं होता होगा? वहाँ आपके साथ तो हो रहा है ज़िंदगी में। हाँ, क्या होता है? एग्जैक्टली। पर अब प्रैक्टिकली कंपनीज में काम कैसे हो रहा है? सॉफ्टवेयर पे हो रहा है। तो जब आप एक सॉफ्टवेयर के अंदर जब एंट्री डाल रहे हो ना, देखो भाई एंट्री तो भाई तुमको अपने हाथ से डालनी पड़ेगी, सॉफ्टवेयर अपने आप नहीं डालेगा, ठीक है ना? एंट्री तो खुद डालनी पड़ेगी। मेरा आपसे सवाल, कंपनीज में काम किस पर हो रहा है?
तो एक बात बताओ, क्या ऐसी एंट्री ले लेगा कोई? कैश डेबिट करा हुआ है टू सेल्स 1000, सॉफ्टवेयर ले लेगा एंट्री? नहीं लेगा भाई। जब तक तुम्हारा डेबिट क्रेडिट बराबर नहीं होगा तब तक सॉफ्टवेयर लेगा ही नहीं। और अगर इतनी बात का तय रखना, अगर डेबिट और क्रेडिट दोनों बराबर जा रहा है तो इसके बाद तो ह्यूमन एरर का सवाल ही नहीं। लेजर अपने आप बनेगा, ट्रायल अपने आप बनेगा, ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट अपने आप बनेगी और तुम्हारी बैलेंस शीट अपने आप मैच होकर निकलेगी। ऐसे फॉर्मूलाज डले हुए उसमें, क्योंकि तुमको नहीं बनाना ना। आप अगर लेजर बनाते हो कभी कभी डालना भूल जाते हो, सॉफ्टवेयर भूल जाएगा क्या? नहीं। अच्छा, ऐसी एंट्री डल सकती है सिर्फ कैश डेबिट हो रखा, सॉफ्टवेयर नहीं लेगा। सॉफ्टवेयर में फॉर्मूला डाला हुआ कि जब तक डेबिट और क्रेडिट बराबर ना हो तब तक एंट्री मत ले लेना, नहीं तो जिंदगी में भी बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। कौन सा अकाउंटेंट डाल देगा क्या करेगा पता नहीं, समझ रहे हो? तो रियल लाइफ में तो ये प्रॉब्लम नहीं है सर, बट येस हमें एग्जाम में ये प्रॉब्लम ज़रूर आएगी, तो उसके लिए ही हम लोग इसको डिटेल्ड बनाएंगे। तो आइए सर, हमने बनाना क्या है सर जी? हमने बनाना होगा बेटा एक तो ट्रेडिंग अकाउंट, और कौन सा अकाउंट? पीएनएल। तो आइए, जैसे सपोज करो अभी जो साल खत्म हुआ है, कुछ लिखते हैं कि इसमें क्या क्या आता है ताकि आपको समझ आए। तो अभी कौन सा साल खत्म हुआ है? फाइनेंशियल ईयर 22-23 तो चल रहा है ना? हाँ, तो जो खत्म हो गया 21-22। तो ट्रेडिंग पीएनएल क्या हर साल का बनता है? बिल्कुल बनता है सर, हर साल का ही तो बनेगा ट्रेडिंग पीएनएल। क्या क्या आता है, थोड़ी अपनी नॉलेज को थोड़ा सा वो ब्रश अप कर लो। क्या क्या स्कूल में तुमने देखा हुआ है? यहां पर क्या आता था? सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, याद है? और क्या आता था? 2 परचेजेस, इसमें से लेस क्या करते थे? परचेज रिटर्न। और क्या आता था? गुड डायरेक्ट एक्सपेंसेस, जैसे कि कौन कौन से होते थे? वेजेस कह सकता हूं, कैरेज इनवर्ड्स या आउटवर्ड्स? इनवर्ड्स। क्या होता है बेटा इनवर्ड्स? क्या होता है? जब आप परचेस करते हो कोई चीज तो ट्रक का खर्चा। आउटवर्ड होता है दुकान से मैं बेच रहा हूं तब ट्रक का खर्चा हो रहा है, वो नहीं आता। वो कहाँ जाता था? पीएनएल। तो इनवर्ड्स इधर जाता था। और कोई? पावर, गैस, फ्यूल, है ना? ये बड़े कम दिखते हैं बट अगर ये होगा तो इधर डलेगा सर। बट ये यहाँ कैसे पहुंच रहे बेटे? वो जर्नी नहीं बताई मैंने आपको। हम तो अभी कहीं ना कहीं बस ये देख रहे हैं सर, हमने ये देखी हुई है चीजें। ये यहाँ पहुंचा कैसे? परचेस कैसे पहुंच गया इधर? कैसे पहुंचा होगा? सबसे पहले जर्नल एंट्री डली होगी, समझ रहे हो? जैसे मैं तुम्हें बताता हूं, चलो मैंने अच्छी बात अभी स्टार्ट करी है। पहले मान लो एक बिजनेस है, इसको लिखना मत आप। मान लो मैंने परचेस करी है 100 रुपए की, तो एंट्री बताओगे। सबसे पहला स्टेप क्या होगा हमेशा? एंट्री। एंट्री से आप अगर एंट्री से शुरू करोगे ना तो आप पहुंच जाओगे एंड पर। बस ये कॉन्फिडेंस रखना। आप मुझे बताइए, आपने जब परचेस करी तो आप क्या एंट्री डालोगे? परचेज टू कैश। मान लो 100 रुपए की, सॉफ्टवेयर ले लेगा ये एंट्री। अब सॉफ्टवेयर क्या करेगा? और कोई एंट्री नहीं है पूरे साल में, कुछ नहीं है, खत्म। अब क्या करेगा? लेजर बनाएगा ना? कितने लेजर बनाएगा? 2। तो आपने खुद बोला ये, इसका मतलब जितने अकाउंट होंगे, अकाउंट कितने हैं ये? 1। आपको क्या लग रहा है बड़ी बड़ी कंपनियों में 2 अकाउंट होते होंगे या करोड़ों होते होंगे? लाखों तो हो ही सकते हैं, करोड़ों तो बहुत ज़्यादा होगा। चलो ठीक है, लाखों नहीं, हजार लेजर तक होते हैं, 1000-1500 लेजर तक। तो अगर आपको एक समझ आ रहा है तो दूसरे भी समझ आ जाएंगे। तो इस कंपनी के अंदर तो 2 ही अकाउंट है, तो लेजर कितने बनेंगे? एक बनेगा परचेज का और दूसरा किस चीज का बनेगा बेटा? मैं एक एंट्री और डालना चाहता हूं क्योंकि वरना ना क्लोजिंग स्टॉक में फंस जाओगे आप, क्योंकि हम पूरे साल अगर बोले। और एक एंट्री और डाली है आपने
आपने इसको सेल कर दिया है, एक ही यूनिट था जी मैंने खरीदा था और एक यूनिट मैंने बेच दिया, 150 रुपए का बेच दिया, क्या एंट्री डालू? कैश टू सेल्स। प्रॉफिट कितने का होगा ये आपको दिख रहा है, बट एक बड़ी कंपनी में ऐसे नहीं दिख सकता। लाखों एंट्रियां सेल की हैं, लाखों एंट्रियां परचेज की। यहाँ पे क्योंकि इतना छोटा बिजनेस है आपको दिख रहा है, बट आइए इसको सिस्टमैटिकली देखते हैं कि हमने पहले, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा फर्स्ट स्टेज क्या है बच्चे? मैंने क्या करा, मैंने पहले एंट्रीज डाल दी हैं सर। क्यों जी? एंट्री अपनी डन है ना। अब मुझे बताइए मैं टोटल कितने लेजर्स बनाऊंगा? एक तो परचेज, एक सेल और एक कैश। आपके लेजर के बारे में बोलना चाहता हूं। जितने अकाउंट होते हैं ना, अकाउंट कितने थे टोटल, उतने ही लेजर। ये बात भूलना मत। अगर तुमने, हाँ क्या कह रहे हो दोस्त? लेजर को बुक बोल सकता है, थ्योरेटिकल बात है। लेजर टी शेप अकाउंट समरी होती है एक अकाउंट के अंदर, क्या क्या बुक बोल दे। बाहर लेजर एक बुक है लेकिन अंदर टी शेप का ही है, समझ रहे? मुझे बताइए कितने लेजर बनेंगे हमारे जी? बेटे जिंदगी में ना अकाउंट्स 4 लेवल पे ही सीमित है बेटा, इससे ऊपर नहीं अकाउंट्स। लेजर या कोई भी अकाउंट होता है वो 4 तरीके के हो सकते हैं, 4 नेचर हो सकता है। कौन कौन से हो सकते हैं बताइए? एसेट, लायबिलिटी और इनकम और एक्सपेंस। जिस तरीके से आपको ऐसे समझाता हूं, ये एक इंडिविजुअल है, ये क्या क्या हो सकता है? क्या मेल हो सकता है ना, और फीमेल, और भी कुछ हो सकता है, ट्रांसजेंडर भी हो सकता है ना। तो एक इंसान 3 कैटेगरी बन गई ना। इसी तरीके से एक लेजर की कितनी कैटेगरी है? 4। परचेस क्या है जी मेरा? अगर आपको ये तो पता करना पड़ेगा, वरना आप मूवमेंट नहीं समझ पाओगे। परचेज लेजर मैंने लिख दिया तो जो सॉफ्टवेयर है ना, जब पहली बार इंस्टॉल होता है, जब आपने ये एंट्री डाली परचेज, वो कहेगा व्हाट इज परचेज। ये आपको बताना है उसको क्या है, वो क्या है। सॉफ्टवेयर पूछ रहा है क्या है परचेज, एक्सपेंस है। बस सॉफ्टवेयर को इतनी मदद चाहिए थी तुमसे, मुझे ये बता दो ये क्या है, बस। उसके आगे तो फॉर्मूला ड्रिवन है। पूछेगा कैश क्या होता है, उसको नहीं पता सॉफ्टवेयर को कैश क्या होता है। क्या है कैश? एसेट है ना जी। और सेल्स क्या है बेटा? मैंने सॉफ्टवेयर को ये सिखा रखा है, देख भाई सॉफ्टवेयर 4 तरीके के लेजर आएंगे तेरे पास। जो एसेट और लायबिलिटी होगा ना, उसको तेरे को किधर भेजने का है, ये बात तुम्हें पता है। और जो इनकम और एक्सपेंस है उसको ट्रेडिंग एंड पीएनएल। फर्दर कैटेगरी होती रहती है कि जो डायरेक्ट है वो ट्रेडिंग में चला जाएगा, जो इनडायरेक्ट है उतना क्या करना, ट्रेडिंग पीएनएल में जा रहा है, वो तो सीख लेंगे हम। ये सॉफ्टवेयर को पता है। आप मुझे बताइए, अभी साल खत्म होने वाला है, आपके घर में जो एसेट्स है, क्या मैं कह सकता हूं अगर बाइक गाड़ी है, ठीक है, कितने बच्चों के घर में बाइक है? बाइक है, ठीक है, तो वो एसेट है या एक्सपेंस है? एसेट। तो अभी जब न्यू ईयर आ जाएगा, लास्ट डे 31 दिसंबर, उसके बाद क्या करोगे उस बाइक का? रखेंगे सर, कुछ ऐसे करेंगे थोड़ा ना, कुछ ये थोड़ा ना न्यू ईयर आ गया तोड़ देंगे बाइक को, है ना। नया साल स्टार्ट हो गया, नई शुरुआत, बट इतनी पिटाई होगी ना घर से, समझ रहे हो। तो बेसिकली आपके घर के जो एसेट है ना, वो अगले साल भी चल रहे हैं। लेकिन आप मुझे बताइए, आप में से कितने बच्चों ने बिजली का बिल संभाल के रखा हुआ जो पेमेंट हो गई है? वो तो सीए नंबर देखने के लिए, या वो मतलब क्या, अच्छा उसके लिए, रद्दी के लिए, हाँ
क्या करते हो, बिल को देखती रहती हो? बहुत खर्चा हो गया। हाँ, कैसे, क्या काम आता है? अच्छा, कहाँ पे काम आता है? मतलब तुमने रखे हुए हैं 2-3 साल के रखे हुए हैं? 2-3 साल के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल है रखे हुए हैं? अच्छा अच्छा, संभाल के तो नहीं रखे हुए, पर 2-3 साल का अगर मैं बोलूंगा तू जुलाई का ढूंढ के दे तो दे देगा। चल तू अगली क्लास में ना, सही में कह रहा है, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे को नहीं लग रहा। रखते हो मतलब घर में संभाल के? हाँ, न्यूज चने वाले को भैया ये ले लो, चने फ्री दे देना। नहीं रखते हो गए यार, क्या करोगे उसका रख के? सही में रखते हो? देखो मुझे ये समझ आता है, 2-3 महीने या 5-6 महीने तक के होंगे। पेमेंट कैसे करते हो, ऑनलाइन या फिजिकली? तो ऑनलाइन में तो वहीं पे रिसिप्ट होती है। वही तो बस वो भी कह रहे टाइम पास होता रहता है उसमें। मैं जहाँ मम्मी पापा रहते हैं, अच्छा। वो दिख जाते हैं। अच्छा ठीक है, बट क्या वो खर्चा कैरी फॉरवर्ड होता है, आगे जाता है वो? मतलब तुम समझ रहे हो? थोड़ी देर, ठीक है, क्या वो खर्चा कैरी इन द सेंस जैसे एसेट्स अगले साल जा रहे हैं, क्या बिजली का खर्चा भी अगले साल जाता है? जो तुमने खर्चा कर दिया अगले साल वो है और ज्यादा है। और मतलब तुम्हारे पापा बोल रहे हैं पिछले साल मान लो अभी जनवरी से लेकर दिसंबर तक 10-10 हजार का बिल आया, टोटल कितना हो गया? 1,20,000। अब जनवरी में बिल आया 10,000, तो आपके फादर कह रहे 1,30,000 रुपये। ऐसे होता है क्या? ऐसे तो नहीं होता ना। लेकिन अगर तुमने करंट ईयर में एक गाड़ी खरीदी और जनवरी में एक और खरीद ली, तो कितनी गाड़ियां हो गई? बिकॉज एसेट कैरी होते हैं भाई, और लायबिलिटी कैरी होती है। मान लो मैं इस साल, अभी तुम आए हो, मैं आपसे लोन ले लूँ 1,00,000 रुपए का, और जैसे ही अगला साल शुरू हो मैं बोलूँ साल खत्म, नहीं सर घर आ जाएंगे आपके। हाँ, टेस्ट के लिए रेडी हो? कोई बात नहीं, पास होना है तुमने, पकड़ूंगा मैं सबको अभी नहीं आया जो। मेंटल तो अच्छे थे। हाँ ठीक है, आ रहा हूँ 2 मिनट में आ रहा हूं। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, लाइबिलिटीज और एसेट्स कैरी फॉरवर्ड होते हैं और इनकम और एक्सपेंस कैरी फॉरवर्ड नहीं होते। बड़ी आपको लग रहा होगा सर हमने सुनी हुई है, आप ना गलतियां यही करोगे, यही गलतियों के ये होंगे। आप बेसिक जो कर आए हो ना वहीं पे ही गलती होगी, कुछ नया नहीं सिखाना भाई। मेरे को तुम्हारे उस बेस को रोकना है। मैंने कहा वो इंपॉर्टेंट बात थी, बस मेरा ये काम है फाइनल अकाउंट्स का। तुमने सुनी हुई है बातें, लेकिन उस पर रुके नहीं हो तुम, क्योंकि और बड़े सारे प्रेशर्स होते हैं, ये भी टेस्ट है, वो यूनिट टेस्ट, ये सब वो सब। अच्छा तो बेटे जो भी चीजें आगे जानी होती है ना, उसमें क्लोजिंग बैलेंस पे क्या लिखते हैं हम? कैरेट डाउन। सोच के देखो, कैरेट डाउन लिखते हैं। क्लोजिंग पे क्या लिखते हैं जी हम? कैरेट डाउन। और अगले साल जब ओपनिंग होता है तो क्या लिखते हो? ब्रॉड डाउन। ओपनिंग में आ जाता है जी ब्रॉड डाउन। अच्छा सर, और इनकम और एक्सपेंस का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा उस पे वो आप लिख देते हो ट्रेडिंग एंड पीएनएल। किसी भी साइड आ सकता है, 2 साइड या बाय साइड, वो मुद्दे की बात नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बना हुआ है। ठीक है, आइए, हमने तो सिर्फ जर्नल एंट्री डाली है सर। अगला स्टेप क्या होता है? लेजर की पोस्टिंग। आप मुझे बता दीजिए, परचेज टू कैश, तो परचेज साइड पे आपको पता ना डेबिट है क्रेडिट है, ये साइड 2 की होती है, ये साइड बाय की होती है। दिस इज यूनिवर्सल, दिस इज सेम फॉर ऑल द लेजर। तो क्या डालूं परचेज में? बस ये, और कहीं भी कुछ और कहीं डालूं? और कैश में कुछ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। परचेज कौन सी साइड, 2 साइड या बाय साइड? हाँ, ये आना चाहिए बेटा। ये नहीं आता तो मुझे बताना, प्रैक्टिस करवाऊंगा, इसके कुछ क्वेश्चन दूंगा आपको प्रैक्टिस करना। बताइए, पहली एंट्री पोस्ट हो गई है, दूसरी एंट्री कैश टू सेल्स, और सेल्स में मेरा पोस्टिंग डन हो गया। सर ये बातें आप क्यों बता रहे हो? कहाँ जा, ये बातें आप क्यों बता रहे हो? मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो चीज़ तुम एकदम लिखे हो ना, तुम यहाँ पे
ये इधर कैसे आ रही है मैं ये बता रहा हूँ। अब आप मुझे बता दीजिए, परचेस को जब हम बैलेंस करते हैं, ईयरली बैलेंस होता है, क्या लिखो यहां पर, परचेस को आप बाय ट्रेडिंग एंड, क्योंकि परचेज मेरा खर्चा है और मैंने आपको बता दिया था कि अगर मेरा खर्चा होता है तो भाई वो कहाँ जाएगा, ट्रेडिंग एंड पीएनएल। कितने रुपए, उसके बाद सेल्स किधर जाएगा, टू ट्रेडिंग एंड, ये भी मैच हो गया। कैश का क्या करूं, एसेट है ना मेरा, ट्रेडिंग पीएनएल, ट्रेडिंग पीएनएल थोड़ा सा जाएगा, बोलो हाँ कितने रुपए, कि मेरे पास 50 रुपए हैं, समझ रहे हो। और डिटेल जाता हूँ, कुछ जल्दी नहीं है मेरे को। साल कौन सा था ये, 21-22, ये 21-22 की सारी ट्रांजैक्शन जो परचेज से रिलेटेड है इसमें रिकॉर्डेड है। ये भी 21-22 है, तो ये जो क्लोजिंग बैलेंस है कौन से दिन का होगा, क्योंकि जब तुम बैलेंस शीट बनाते हो कौन से दिन की बनाओगे, 31 मार्च 22 की, तो कैरेट डाउन कौन से दिन का है ये, 31 मार्च 22 का। सेल्स भी कौन सा है, 21। इससे अगला स्टेप क्या होता है वैसे, ट्रायल। लेकिन आपको एक बात बताऊं, रियलिटी में ट्रायल की कोई जरूरत नहीं होती जिंदगी में, ट्रायल की कोई जरूरत, हम करेंगे उसको, लेकिन मैं आपको बताता हूं क्यों। आप मुझे बताइए, आप ये परचेज पे फोकस करिए, आपने ये क्या एंट्री डाली है, एक तो परचेज टू कैश डाली है, दूसरी एंट्री बनाने की कोशिश करोगे, ट्रेडिंग टू, ट्रेडिंग टू परचेज। आप समझ रहे हो कैसे पहुंच रहा है वहां पे, मैंने आपको जर्नी दिखाई है। ये कोई ट्रायल में डाला है उसके पीछे कोई लॉजिक नहीं दे सकता, लेकिन जब उस लेजर में आपने एक ट्रेडिंग डाल दिया बैलेंसिंग, तो जब ट्रेडिंग बनेगा तो भाई ट्रेडिंग टू परचेज ही तो बन रहा है। अब आपको समझ आएगा कैसे आ रहा है। अब आप मुझे बताइए, सेल्स का बताओ, ये क्या एंट्री डाली आपने, सेल्स टू, तो ट्रेडिंग में क्या होगा, बाय सेल्स। अब समझ आ रही है आपको ये सेल्स इधर क्यों आता है, एंड ऑब्वियसली सेल्स रिटर्न जो होगा उसका अलग लेजर होगा, उसका दूसरी तरफ बैलेंस आ रहा होता है, इसलिए उसको माइनस करके दिखाएगा। समझ आई। तो अगर मैं आपको इसी का पहले मैं ट्रेडिंग एंड पीएनएल बना के दिखा देता हूं, और बैलेंस शीट भी। मुझे बताओ बेटा, ट्रेडिंग पीएनएल कब का बनेगा ये, और बैलेंस शीट, परचेज कितने का है, सेल्स, ट्रेडिंग से ना ग्रॉस प्रॉफिट आता है, ये सब अभी सीख लेंगे, मैं सिखा दूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 50 रुपये, फिर ग्रॉस प्रॉफिट किधर आ जाता है, 50 रुपये, कोई खर्चा तो है नहीं, तो क्या आ जाएगा ये, नेट प्रॉफिट। तो आप एक चीज़ समझो, मैंने हालांकि जल्दबाजी में बना दिया, एक बार मैं थोड़ा रोकता हूँ इस बात को। इन लेजर के जो भी बैलेंसेस हैं ये आपने डाल दिया ट्रेडिंग पीएनएल में, सेल्स कहाँ डाल दिया आपने, इधर डाल दिया। कैश का बैलेंस कहाँ डालूं, कैश यहीं आता है ना एसेट में। सर जी बैलेंस शीट मैच नहीं हो रही, क्यों नहीं हो रही बताओगे, यहां पे नेट प्रॉफिट जाएगा 50 रुपये, तो 50-50 हो गया। मेरा आपसे सवाल है क्यों, एग्जैक्टली बिकॉज जो प्रॉफिट्स होते हैं वो ओनर को बिलोंग करते हैं, ओनर को जो चीज़ बिलोंग करती है वो कैपिटल होता है। इस क्वेश्चन में कैपिटल 0 है पर प्रॉफिट तो 50 है ना, तो उनका आपने अकाउंटिंग इक्वेशन 11वीं में करा है ना, कैपिटल के अंदर प्रॉफिट जुड़ते हैं, वो ये बात हो रही है। अपने बैलेंस शीट मैच हो गई ना। तो बेसिकली अगर आप देखोगे, अगर आप सिर्फ इन चीज़ों पे फोकस पॉइंट रखोगे तो आपको दिखेगा कि बैलेंस शीट मैच हो रही है। जैसे
बताइए यहाँ तक क्लियर है? सर इसका ट्रायल भी बनाकर दिखा दो एक बार। अच्छा, ट्रायल का मुझे लॉजिक तुम्हें जरूर देना है, क्योंकि ट्रायल हर क्वेश्चन में होगा। जब बेटे आपके लेजर बन जाते हैं तो उसके बाद क्या स्टेप होता है? टेक्निकली ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस समझाओगे क्या होता है? सारे अकाउंट की समरी होती है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं है ट्रायल। आप मुझे बता दो कितने अकाउंट है तुम्हारे? कितने लेजर बनाए? तो 3 लेजर का जो भी बैलेंस आ रहा है ट्रायल में डाल दो। आप मुझे बता दीजिए परचेज कितने रुपए से है परचेज? किस तरफ लिखूं? सर क्रेडिट क्यों नहीं लिखे? सर ये तो बैलेंसिंग फिगर तो क्रेडिट साइड पर आई है। बेटे ये कोई लॉजिक नहीं होता। इसमें आपको स्कूल में शायद से याद करा, जो चीज़ क्रेडिट साइड पे होती है उसको डेबिट पे लिखते हैं, ठीक है? और उसके पीछे कोई ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ऑब्वियस बात है, मैंने परचेस करी है तो मेरा डेबिट बैलेंस तो मैं डेबिट साइड पे लिखूंगा। समझ रहे हो? कैश कितना लिखूं बेटा? हाँ, अब बताओ 50 की 150? 150 नहीं रे। मेरे भाई, अगर ऐसे मैं कैश टू सेल लाखों लोगों को कर रहा हूं, लेकिन मैंने सारा खर्चा कर दिया, मेरे पास कैश 0 हो गया, तो मैं वो टोटल दिखाऊंगा? तो बैलेंस दिखा रहा है भाई। आप समझ रहे हो? ट्रायल के अंदर उस लेजर का बैलेंस बचा कितना है भाई तुम्हारे पास? ट्रायल क्या होता है? ट्रायल में कैश लिखा होता है 5 करोड़। इसका क्या मतलब है? 5 करोड़ बचा हुआ है। समझ रहे हो? तो बेटा जब तुमने लेजर बना दिए ना बच्चे, उसके बाद तो सिर्फ ये वाला बैलेंस है जी। उसके बाद ये थोड़ा ना दिमाग लगाना है। अब क्या करा था हमने? 50 रुपये। मेरे को बता दीजिए कैश कितना आ गया? लास्ट है जी सेल्स। और आप प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा, ये 150, ये वाला 150, ये जो परचेज है वो ये वाली परचेज है, जो बैलेंस आपका बच जाता है। समझ रहे हो? तो ये आपका क्या बन गया जी? ट्रायल। अब आप मुझे बताइए, ट्रायल में जो भी दिया होता है वो कितनी बार जाएगा? तुम परचेज को ट्रेडिंग में डाल देते हो, कैश को एसेट में डाल दोगे, सेल्स को। लेकिन अगर किसी चीज की एंट्री डली ना होती, अब मान लो मैंने एक सेल रिकॉर्ड ही नहीं करी, इसका क्या मतलब हुआ? सोचो एक बार। करूंगा मैं राइट टाइम आने पे और भी डिटेल्ड बात करूंगा। ये ट्रायल बना हुआ है, मैं तुमको बोल रहा हूं मैंने 10 रुपए का, चलो ऐसा मान लो, बिजली का खर्चा रिकॉर्ड ही नहीं करा मैंने, अकाउंटेंट भूल गया भाई साहब। 10 रुपए का इलेक्ट्रिसिटी बिल की पेमेंट हुई थी, अकाउंटेंट ने बुक्स में डाली ही नहीं। तो अगर उसने डाली ही नहीं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस उसने डेबिट करा? और अगर डेबिट ही नहीं करा तभी तो ट्रायल में दिख नहीं रहा। और क्या उसने टू कैश क्रेडिट करा होगा? नहीं करा, उसने एंट्री भूल गया भाई। एडजस्टमेंट वो होता था जो आप भूल गए हो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यू हैव टू पास एन एंट्री, एंड इफ यू पास एन एंट्री तो क्या एंट्री पास करोगे? इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट। और जैसे ही डेबिट करोगे ना, एक नया लेजर खुल जाएगा। कितने रुपए का? वो 10 रुपए का। वो कहाँ पे दिखने लग जाएगा? तुम्हारा P&L के अंदर 10 रुपए का खर्चा दिखेगा। और दूसरी बात, कैश का क्या हो जाएगा? 10 रुपए कम हो जाएगा। टू कैश कर रहे हो ना एंट्री, 2 इफेक्ट आ, एक तो P&L में दिखा दिया और एक हमने कैश, क्योंकि जो भी एडजस्टमेंट में होता है वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई होती। अगर वो रिकॉर्ड नहीं है तो उसको पहले रिकॉर्ड करो। रिकॉर्ड करने का मतलब जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मतलब भाई साहब 2 अकाउंट हिलेंगे तुम्हारे। इसीलिए मैंने बोला हुआ है कि जो एडजस्टमेंट में होता है वो 2 बात। बिकॉज वी हैव टू पास जर्नल एंट्री फॉर दीज। और जर्नल एंट्री डालोगे तो बेटा एक इफेक्ट तो डेबिट का आएगा और एक इफेक्ट, और जो ट्रायल में है वो तो एक बार ही जाएगा ना, क्योंकि उसकी एंट्री ऑलरेडी पास्ट।
सो अगर मैं आपको बोलूं, ये ना छोटी छोटी बातें, मैं यही बातें कर रही है मैंने 4 क्लास के अंदर, हर एक पॉइंट पे रुक के। मेरा अगर मैं आपको बोलूं क्या परचेज की एंट्री पास्ड है, यस, बिकॉज आपको दिख रहा है ट्रायल में। क्या सेल की एंट्री पास्ड है? डेप्रिसिएशन, नो, बिकॉज डेप्रिसिएशन का लेजर नहीं दिख रहा सर हमें। अगर ट्रायल में नहीं दिख रहा मतलब जर्नल एंट्री नहीं डली, मतलब लेजर नहीं बना, मतलब ट्रायल में कहाँ से आ जाएगा? और बेटे जो चीज़ ट्रायल में नहीं आ रही वो यहाँ कहाँ से आ जाएगी? ट्रेडिंग पेन और बैलेंस शीट के अंदर। समझ रहे हो आप क्या लॉजिक है? गुड। तो छोटा सा ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं एक बार। सर और क्या आता है सर इधर? यहां पर आता है क्लोजिंग स्टॉक। जिन बच्चों ने कंसाइनमेंट कर लिया वो रिलेट कर पा रहे होंगे, है ना? क्लोजिंग स्टॉक क्यों आ रहा है, क्या है, बातें करूंगा मैं सबके साथ ही करूंगा, लेकिन अभी तो फॉर्मेट बन रहा है। और आप मुझे बता दीजिए बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाती है? ग्रॉस प्रॉफिट, या इधर होगा तो ग्रॉस लॉस। यहां तक क्लियर है आपको? अगर अभी मैं तुम्हें ट्रेडिंग अकाउंट बोल दूंगा ना, फिगर्स दूंगा, तुम डाल दोगे, पर तुमने एनालाइज नहीं करा हुआ पूरा। कुछ बच्चों ने तो कर लिया। आइए एक एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल तुम पहले लिख लो, चाहे नोट्स बना लेना। एक एग्जाम्पल करते हैं। पहली बार बिजनेस शुरू हो रहा है जी, ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है बस हमने, ठीक है? प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट। यूनिट्स परचेज्ड 1000 at the rate of 10 each. Units sold 800 at the rate of 12 each. कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट। बन जाएगा बेटा ट्रेडिंग, बना दो फटाफट। कितना? 60। क्लोजिंग स्टॉक 200 यूनिट्स, पर कितने रुपए के? क्लोजिंग स्टॉक हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता है। कॉस्ट कितनी? तो 200 इंटू 10 2000 आ जाएगा जी। आओ बेटा, कितने बच्चों का आ गया? 16 आ गया। नील जी का इधर आ गया। समीर का आ रहे? हो गया? रौनक का हो गया? कितना है? निशांत का कितना है? 1600 आ गया। पीछे आया अमन? नहीं आया। चलिए एक बात बताइए, मेरी परचेजेस कितनी है बेटा? हमने 1000 यूनिट परचेज करा है, कितने रुपए के? तो 10,000 परचेजेस है मेरी, तो वो ट्रेडिंग अकाउंट में किधर आ जाएगा? 2
क्यों जी, सही बोल रहा हूँ ना? सर यहाँ तक कैसे पहुँचा वो तो बताया ना मैंने तुम्हें। परचेज टू कैश डालोगे, परचेज का लेजर बनाओगे, 10,000 आ जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा। जो बेचा है आपने वो कौन सी साइड आता है बेटा? बाय सेल्स। और ना यूनिट्स लिखना बहुत ज़रूरी है। 1,000 यूनिट परचेज करे थे 10 रुपये का, और सेल्स कितना करा है जी? 800 इंटू 9600, यही है ना? और क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री क्या होती है वैसे? एंट्री पे मैं नहीं जाता वैसे, चलो अभी आप इतना मतलब क्लोजिंग स्टॉक पे 40 मिनट लगाने हैं मैंने। क्लोजिंग स्टॉक कौन सी साइड पे दिखाया जाता है? क्रेडिट साइड। बाय क्लोजिंग स्टॉक कितने यूनिट? 200 इंटू 10। सर 10 रुपये कैसे कर दिए बेटा? क्लोजिंग स्टॉक को कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं। तुम बता दो तुमने कितने का खरीदा था? 10 रुपये का खरीदा। आ गया ये? सर कुछ वेजेस या कुछ दिया हुआ है? कुछ नहीं दिया हुआ। तो मैं एक बार डायरेक्ट एक्सपेंस नील कर देता हूं। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? इतने पे ही चर्चा करनी है बस। मुझे ये बताइए, ये कौन सा साल है? मान लो 21-22। सो ड्यूरिंग द ईयर मैंने परचेज करी। ये एक दिन की परचेज है, ड्यूरिंग द ईयर है? सर किसी दिन 200 करियो, किसी दिन 10 करियो, 20 करियो, ऐसे एक एक एंट्री थोड़ा ना देखेंगे अभी। ड्यूरिंग द ईयर 1000 यूनिट परचेज करे, बेच दिए 800। सारी बातें साइड करो। अगर ये तुम्हारा बिजनेस है, छोड़ो अकाउंट्स को। तुमको क्या लग रहा है तुम्हारा प्रॉफिट कितने का? तुमको ये एक दुकानदार है, उसने रोका, उन्होंने कहा तुम अकाउंट्स करते हो ना, इधर आओ, वगैरह बता मेरा प्रॉफिट कितना। और तुम्हें अकाउंट, मैं कह रहा हूँ अकाउंट जिसको नहीं भी आती ना वो भी निकाल सकता है ये अभी, अगर आप दिमाग लगाओ एक बार। कितना प्रॉफिट लग रहा है आपको? अच्छा ऐसे बोलूं, मैंने उससे पूछा भाई दुकानदार भाई ये बता तूने खरीदे कितने के? कितने के खरीदे? 10,000। मैंने कहा बेचा कितने का? तो नुकसान हो, क्योंकि जो बेचा वो 9600 आ गया मेरे पास, और मैंने तो 10,000 का खरीदा। तुमने डरा दिया बेटा दुकानदार। तेरा मैं तो मार्जिन लेके बेच रहा था, मैं तो खरीदी थी तो 10 रुपए की खरीदी थी, बेच रहा था तो 2 रुपए की बेच रहा था, 2 रुपए एक्स्ट्रा में बेच रहा हूँ। लेकिन ये जो इंसान है तो मुझे लॉस, सही है क्या? लॉस है क्या? क्यों? एग्जैक्टली। आप क्या कर रहे हो? आप जो कॉस्ट है वो कितने यूनिट की है, उसको किस यूनिट से कंपेयर कर रहे हो? ऐसे प्रॉफिट निकलता है क्या बेटे? समझ रहे हो? आप जब मान लो सीए में फाउंडेशन के बच्चे हैं, तुम्हारे नंबर आ गए, क्या तुम सीए फाउंडेशन से कंपेयर करो? कह रहे भाई मेरे इतने नंबर आए, लेकिन तुम सीएमए वाले से कंपेयर करो। दैट मेक्स सेंस। आप जो चीज कंपेयर कर रहे हो उसको बैलेंस आउट तो कर दो। तो आप मुझे बताइए, अगर मैं यहाँ पे सीधा सीधा बोलूं इतने यूनिट मेरे बिके हैं, मैं इतने यूनिट की कॉस्ट जानना चाहता हूं भाई। इतने यूनिट की कॉस्ट कितनी है? 800 यूनिट की कॉस्ट कितनी है? और 800 यूनिट का सेल प्राइस कितना है? तो प्रॉफिट कितना हुआ? तो 800 यूनिट पे तो 1600 ही कमाओगे ना तुम। इसको क्या मैं सीधा नहीं बोल सकता था? पर यूनिट 2 रुपए का प्रॉफिट होता है। ये इतना लंबा क्या करना है इसको? पहले ये समझो, सिंपल ड्रिल डाउन भी होना चाहिए कॉन्सेप्ट पूरा। भाई मैंने जो बेचा, मेरा सवाल ये होता है, मैं उसको ये नहीं बोलूंगा तुम अपनी पूरी परचेस की कॉस्ट बता। मैंने जो बेचा उसकी कॉस्ट बता, और जो बेचा उसका सेल प्राइस है, मार्जिन निकल आता है, प्रॉफिट निकल आता है। तो मैंने जो क्लोजिंग स्टॉक इधर लिखा है ना, आपको उसका रीजन समझ आना चाहिए। सर जी ये क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे क्यों लिखा है? बेटे मैंने इसलिए लिखा है, सुन लेना दोबारा बात। क्या मैं कह सकता हूँ डेबिट साइड में मैं खर्चे रिकॉर्ड करता हूँ? खर्चे नहीं है, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, रेंटल को सारे डेबिट पे। और क्रेडिट साइड पे क्या रिकॉर्ड कर रहे हो? इनकम। क्या तुम्हारा खर्चा 10,000 है? मैं आपसे सवाल पूछ लेता हूँ, आपने दुकान खोली है,
ठीक है, कौन सा? कोई बच्चा है जो बिजनेस करना चाहता है? करण, आप बिजनेस करोगे किस चीज का? कोई तो सोचना है बट करना। गुड, ये अच्छा आंसर है। अगर इतनी जल्दी थोड़ा ना पता लग जाता, समझ रहे? तो जैसे सपोज कर तूने मोबाइल फोन का बिजनेस स्टार्ट करा, ठीक है, आपने 10 मोबाइल खरीदे, आपने दुकान शुरू करी, 10 मोबाइल खरीदे, कितने रुपए के? 1000 के। भाई एक नहीं बिका तेरा, परचेज तो डाल दी मैंने, सेल कितनी जाएगी? 0। इसका खर्चा कितना? सोच के बता। ट्रेडिंग अकाउंट बनाऊंगा, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस क्या आएगा? कुछ भी नहीं आएगा। तुम्हारा जिंदगी में प्रॉफिट और लॉस तब निकलता है जब तुम किसी चीज को बेच देते हो। भाई तूने खरीदा इतने का, जब वो बिका ही नहीं तो मैं प्रॉफिट कहां से निकाल दूंगा तेरा? यस सर। क्योंकि वो सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। इसने परचेज करी 1000 × 10, एक भी नहीं बिका, सारा का सारा क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे 10,000, यहाँ पे 10,000, कोई प्रॉफिट कोई लॉस। तो टेक्निकली ये जो परचेज होती है, अगर ये बिकी ही नहीं तो ये आपका खर्चा ही नहीं भाई साहब, ये तो एसेट है। इसका मोबाइल एसेट नहीं है वो, साल के एंड में वो तोड़ देगा क्या उसको? वो बैलेंस शीट में एसेट में दिख रहा है वो, दैट्स नॉट एक्सपेंस। जो बच जाता है वो एसेट है। आप इनिशियली रिकॉर्ड करते हो एज खर्चा, पर जो बच जाता है वो एसेट है तुम्हारा, और उसको तुम इधर लिख देते हो क्योंकि तुमने खर्चा ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया है, खर्चे को काट रहे हो तो तुम क्लोजिंग स्टॉक में। आपको ये बात समझ आनी चाहिए, समझ रहे हो? इनिशियली यू रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, यू आर मेकिंग परचेजेस, लेकिन उसमें से बेटा क्या मुझे खर्चा, अब अगर मैं अपने एग्जांपल पर आ जाऊं, क्या मेरा खर्चा 10,000 का है या मेरा खर्चा 8,000 का है? 10 - 2 8 का है, क्योंकि जो मेरा बिका नहीं वो मेरा स्टॉक है और मेरा खर्चा नहीं है, पर वो यहाँ रिकॉर्डेड है, उसको मैं उधर लिख के काट रहा हूं। इसलिए हम क्लोजिंग स्टॉक को क्रेडिट साइड पे दिखाते हैं, बिकॉज मैंने उसको यहां रिकॉर्ड कर दिया और मेरा खर्चा नहीं है। जो आपका बच जाता है, जिसमें भी आप डील कर रहे हो, अगर वो बच जाता है, दैट्स नॉट एक्सपेंस, दैट्स एसेट। क्लोजिंग स्टॉक इज एन एसेट। क्लोजिंग स्टॉक को बैलेंस शीट में दिखाते हो ना, तो जो बच गया क्या वो यही नहीं है जो बचा हुआ? और एक और लॉजिक दे दूं, क्या आप अपने 1000 यूनिट की परचेज को 800 यूनिट की सेल से कंपेयर करोगे? नहीं। तो आपको इसको 800 बनाना है ना, तो 1000 इधर है तो 200 उधर रिकॉर्ड कर दो। बताइए, क्लियर है? आपको ये पॉइंट समझ आना चाहिए। चलिए, तो एक वर्ड और मैं बताता हूं। हाँ जी, ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है बच्चे? यस। चलिए, एक क्वेश्चन बोलता हूं, वो लिखो अगला तब तक। परचेजेस 5 लाख, सेल्स 20 lakhs, wages 2 lakhs, salary 1 lakh, carriage inwards 50,000, carriage outwards 10,000, closing stock 1 lakh. Calculate gross profit. सर सेल्स कितना था सर? हाँ जी,
सर सेल्स कितना था सर? सेल कितना बताया यार मैंने? 20 lakhs। पहले ना हम ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कौन सी चीज़ें ट्रेडिंग में जाती हैं और कौन सी चीज़ें नहीं जाती। परचेज ट्रेडिंग में जाएगा। अगला क्या पॉइंट था? सेल्स ट्रेडिंग में जाएगा। उसके बाद जाएगा ट्रेडिंग में, बिल्कुल, क्योंकि डायरेक्ट एक्सपेंस है। सैलरी, सैलरी नहीं जाएगा भैया, इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, पीएनएल में जाएगा। तो सैलरी कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ आपको। आगे और कैरेज इनवर्ड्स ट्रेडिंग में जाएगा, बिल्कुल जाएगा। कैरेज आउटवर्ड्स नहीं जाएगा भाई साहब, पीएनएल के अंदर जाता है। और क्या था? क्लोजिंग स्टॉक, तो जाता है। ठीक है, जागृत एक बार ना यार 2 o'clock ज्वाइन करियो दोस्त, 2 to 3 लेता हूँ क्लास। सर वेजेस नहीं जाएगा ना सर ट्रेडिंग में? वेजेस जाता है दोस्त, ये रहा ट्रेडिंग का फॉर्मेट भी है स्क्रीन पर। वेजेस जाता है क्योंकि वेजेस ना लेबर को दी जाती है तो डायरेक्ट माना जाता है। अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं ले, नहीं जरूरी नहीं है। मतलब ये मान के चल ले पहला साल है, या हो सकता है अगर अगला साल, हाँ मार्जिन बहुत ज्यादा है मेरा, समझ रहे? $13.5 लाख देखते हैं जी। बाकी बच्चे भी निकाल लो। कितने बच्चों का आ गया? 13,50,000। चलो बना दूं एक बार मैं। ऑनलाइन में आया, विशाल का आया, अंजलि जी, खुशी का आया, अंजलि, गरिमा का आ गया बच्चे? यस सर। कितना? 13,50,000 आ गया ऑनलाइन में? जी सर। ठीक है, शिवम का? शिवम आ रहा है दोस्त? तेरा आ गया? सर परचेज बताओ ना सर जी, कितना था परचेज? वेजेस? सेल्स? और क्या था? 50,000। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। क्लोजिंग स्टॉक 1 लाख। ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? 13,50,000। यही है ना ट्रेडिंग अकाउंट सबका आगे? मेरा एक सवाल है, एक फॉर्मूला बता रहा हूँ आपको, एक नाम इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये अपने में नाम ही इतना बड़ा है कि समझा देता है। वो कह रहा है जो भी आपने बेचा है ना, उसकी जो बेचा है उसी की तो कॉस्ट चाहिए होती है। तो इसका फॉर्मूला कुछ याद आ रहा है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस, और क्या होता था बेटा? प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। क्योंकि ना वो जो खर्चा है ना, चलो डायरेक्ट एक्सपेंस, और माइनस क्या कर देते थे हम लोग?
क्योंकि भैया अगर मैं बात करूं, ओपनिंग तो दिया नहीं, परचेज वेजेस ये हो गया, लेकिन क्या ये सारा का सारा खर्चा जो बेचा उसकी कॉस्ट है? नहीं, इसको तो माइनस करोगे ना, समझ रहे हो? तो बेसिकली क्या हो रहा है, ये तुम्हारा खर्चा, ये टोटल खर्चा है, इसमें से जो बिका नहीं उसका जो कॉस्ट है वो तो माइनस करोगे ना सर। तो ओपनिंग प्लस परचेज प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड ये सारा ऐड होगा, और माइनस क्या कर दूंगा मैं? तो बच्चे ओपनिंग स्टॉक तो मेरा निल है, परचेज कितना था? डायरेक्ट एक्सपेंस बताइए। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना हो गया मेरा? 250। और क्लोजिंग स्टॉक 1 तो मेरा COGS क्या आ गया? 7.5 6 लाख, यही है क्या? 650 आ गया। और भैया एक बात बताऊं तुम्हें, तुमने सेल कितने की करी थी? तो भैया ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया? यही तो आ रहा है सर जी। उसको टी शेप में लिख के मैंने ऐसे ही तो लिखा हुआ है, कॉस्ट को डेबिट साइड की सारी कॉस्ट पकड़ के माइनस क्लोजिंग स्टॉक कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोल रहा हूँ उसको किससे कंपेयर कर दिया मैंने? सेल से। तो आपको इतनी बात समझ आ रही होगी। आप बताइए, अगर मैं सेल्स में से ग्रॉस प्रॉफिट हटा दूं तो क्या आएगा? हाँ, क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अगर मैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड कर दूं तो क्या आ जाएगा? सेल्स माइनस COGS। क्लियर है आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है? इसके ऊपर और भी गहरी एक पॉइंट आएगा जब थोड़ा बड़े वो करेंगे, अभी तो इसको भी हमने समझ लिया। अच्छा बताइए, यहाँ तक क्लियर है एकदम? ठीक है। तो बेसिकली ट्रेडिंग अकाउंट से ना मोटा मोटी बिजनेस का ये पता लगता है, अभी बहुत सारे खर्चे माइनस नहीं हुए। ऐसा हो सकता है कि आपका ग्रॉस प्रॉफिट तो 13.5 लाख है, बट तुम्हारा नेट प्रॉफिट लॉस में आ जाए। वो क्या तुमने अभी एम्प्लॉय को सैलरी दी, जिस जगह पे काम कर रहे हो उसका किराया दिया, इलेक्ट्रिसिटी का बिल दिया, कुछ पैसा डूब गया, बेड डेट, डेप्रिसिएशन, बहुत सारे खर्चे भी बच रहे हैं। तो भी आप ये नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हो ब्रॉडली तो मेरा प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि मैं खरीदता सस्ते में हूँ, बेचता महंगे में हूँ, पर अब ये पूरा प्रोसेस चलाने के लिए मैं क्या क्या खर्चे कर रहा हूँ वो इनडायरेक्ट, वो तो नीचे पता लगेगा ना P&L के अंदर। बताइए, क्लियर है बच्चों? तो ठीक है जी, यहाँ तक रखते हैं, और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इससे आगे बढ़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट के आगे P&L पे चलेंगे। ठीक है, अभी तो बहुत ही बेसिक चल रहा है। क्लियर है यहाँ तक? क्या कह रहे हैं?